अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक की एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9.2 और 9.3 कर चुके हैं। इस चैप्टर में मैट्रिसेस में जो इस एक्सरसाइज में टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेंट, यानी 9.4 में तकरीबन जितने भी हम सवालात करेंगे उसमें डिटर्मिनेंट का अमल दखल होगा। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। बेसिकली डिटर्मिनेंट एक एक सिंगल नंबर होता है, एक रियल वैल्यू नंबर होता है जो अक्सर यूज़ होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फ़िलहाल इस बुक की हद तक इसके यही यूजेस हैं, वैसे इसके और भी यूजेस हो सकते हैं। तो खैर एक सिंगल वैल्यू होती है, दैट मीन्स मैट्रिक्स तो एक पूरा मैट्रिक्स होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें आपके पास कोई भी मतलब रो एंड कॉलम्स नहीं होते, बल्कि आपके पास क्या होता है, एक वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो अब ये रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसको किस तरह से शो किया जाता है, उसके लिए या तो हम ये डेल्टा का सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर जो मैट्रिक्स का नाम हो, सपोज मैट्रिक्स का नाम ए है तो उसके साथ हम दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे जो बिल्कुल इसके साथ फ्लैट बनी होंगी। तो इन सिंबल्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक मेथड देखना चाहें तो हर एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए अलग स्पेसिफिक मेथड हो सकता है। जो जनरल बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड है, जनरल तो नहीं कहेंगे उसे, स्पेसिफिक मेथड ये कि हर एक के लिए अलग, और जनरल वो कि एक मेथड हो जो सबके लिए काम करता हो। तो पहले हम स्पेसिफिक मेथड देखते हैं, 1 बाय 1 का, 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का। उसके बाद फिर एक जनरल मेथड बनाएंगे जो चाहे 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3 या जितने भी मैट्रिसेस हों उनके लिए हम कर सकेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 का जो है वो क्या मेथड होगा, फॉर 1 बाय 1 मीन्स एक रो एंड एक कॉलम हो। तो उसके लिए जो उस मैट्रिक्स की वैल्यू होती है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। यानी सपोज अगर मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है 3 तो उसका डिटर्मिनेंट भी होगा 3। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव हो पॉजिटिव आएगा, फ्रैक्शन में हो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो तो डेसिमल आ जाएगा। तो 1 बाय 1 की जो एलिमेंट होती है, एलिमेंट की वैल्यू होती है, वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। 2 बाय 2 के लिए क्या किया जाए, 2 बाय 2 के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। यानी सपोज अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स ए बराबर है 2, 3, 6 एंड 4 के, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम प्राइमरी डायगनल कहते हैं। और 2 × 4 -6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 3, 2 4 ज़ार 8, 6 3 ज़ार 18। So 8 minus 18 is -10. So -10 is the determinant. ठीक है जी। तो 2 बाय 2 का ये तरीका है। अब इसमें अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव हो तो हमारा आंसर मीन्स बीच में अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएंगे। यानी सपोज अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, वो है हमारे पास -2, 3, 4 एंड 8। तो इसका मेथड क्या होगा, आप -2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो -2 को 8 से करेंगे तो -16 एंड 4 3 ज़ार 12, तो माइनस का 28 हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाए। और इसी तरह अगर हम 4 एंड 3 में से कोई वैल्यू नेगेटिव होती यहाँ पर 4 एंड 3 में से, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाते और -16 और 12 को हम ऐड कर लेते। तो ये मेथड है 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब 3 बाय 3 की तरफ चलते हैं। 3 बाय 3 के लिए आसान तरीका, आप जो उसका फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम है उसे दोबारा लिखें। यानी हम यहाँ लिखते हैं फॉर 3 बाय 3। अब सपोज एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ ए, और इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 6 7 8 0 1 4। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो इसके डिटर्मिनेंट का तरीक़ेकार ये होगा कि आप पहले इन एलिमेंट्स को दोबारा कॉपी कीजिए, 1 6 0 2 7 1 3 8 4, और जो पहले कॉलम के एलिमेंट्स है उसे दोबारा एक बार लिखिए, मीन्स 1 6 0 2 7 1, और दूसरे कॉलम के भी दोबारा एक बार लिखिए। तो अभी आपके पास 5 कॉलम्स बन गए। अब इनमें आपको डायगनल्स यहाँ से हमेशा जो लोअर है यहाँ से शुरू करना है। ये एक डायगनल बना, 3 वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, ये दूसरा डायगनल और ये तीसरा डायगनल। इसी तरह आप दूसरी तरफ से भी देखेंगे,
ये पहला डायगोनल बन रहा है, हमेशा फर्स्ट वैल्यू से शुरू करेंगे। ये दूसरा डायगोनल बन रहा है और ये तीसरा डायगोनल बन रहा है। आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, मैं उल्टा लिख गया पहले। हमेशा इसको जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं इनको सेकेंडरी डायगोनल्स कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उनको प्राइमरी डायगोनल्स कहते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल्स हमेशा पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 बाद में लिखना था। तो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1। अब माइनस होंगे सेकेंडरी डायगोनल। 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, या अगर ये वाला डायगोनल देखें 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, फिर दूसरा 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये मेरे ख्याल से 1 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद थर्ड डायगोनल 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 28, ये 0 आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट 0 हो जाए तो 0 ही आंसर आता है। 18, ये फिर 0 हो गया। 8 हो गया। 6 मल्टीप्लाई 4 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48, 28 और माइनस 8 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38 बन जाएगा। 38 में से माइनस 48 तो माइनस 10 बनता है हमारे पास। तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस 10 आया। यानी एक बार फिर से देखते हैं, हमें जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और वो माइनस होंगे, और जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। मीन्स यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा से एक बार ये मेथड समझाता हूँ। मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मैं सिर्फ एक स्केच बना के समझा देता हूँ। इसको 1 6 0 2 7 1, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को दोबारा लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है आपने। 1 7 4 2 8 0 3 6 1, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड कर लेना है। फिर इसी तरह यहाँ से 0 से शुरू करें। 0 7 3 1 8 1 4 6 2, इनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके आप माइनस करना है सबसे। तो इससे जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसलिए बना दिया ताकि नंबर्स भी क्लियर विजिबल हों और एरोस की वजह से वो नंबर मिट भी ना रहे। अच्छा, तो ये मेथड था 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3/3 का मेथड सिर्फ 3/3 के लिए वैलिड है। आप इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करके 4/4 पर इस तरह का मेथड अप्लाई करना चाहें, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, फिर जब 4/4 5/5 या आगे हम बढ़ते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक जनरल मेथड की ज़रूरत पड़ती है, कि एक ऐसा जनरल मेथड हो जिसकी मदद से हम इन्वर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकें, चाहे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो उसके लिए जनरल मेथड क्या होता है, आप को फैक्टर का मेथड यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर सब क्या होता है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स होता है बेसिकली। को फैक्टर यानी सपोज अगर कोई एलिमेंट है आई जे, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो उसके को फैक्टर को ए डैश आई जे से शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, चाहे वो 1/1 का हो, 2/2 का हो, 3/3 का हो, ये जनरल मेथड है, ये सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, मेथड उसका क्या होता है कि आपने अगर किसी मैट्रिक्स का को फैक्टर एलिमेंट मालूम करना हो तो आप -1 की पावर आई प्लस जे लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके माइनर से। अभी आई प्लस जे क्या है, माइनर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा A1 1, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो अगर आपको माइनर चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो आई भी 1 है, जे भी 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो हो जाएगा -1 की पावर 1+1 और मल्टीप्लाई इसका माइनर। इसका माइनर क्या होगा, इसके माइनर के लिए आप चाहें तो पेंसिल से रफली इस तरह कर लिया करें कि अगर जिसका आप माइनर निकाल रहे हैं उसके रो को और कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। अब क्या बच रहा है आपके पास, A22
तो A22 से ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर आपको सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर चाहिए तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2+1। और अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये रही आपके पास, आप इसके रो को और कॉलम को हाइड कर दीजिए तो A12 बचता है, तो यहाँ पर A12 आना चाहिए। बेसिकली A12 नहीं, A12 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू का डिटर्मिनेंट सिंगल वैल्यू ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जब आगे हम एक्सटेंड करेंगे 2/2 3/3 हो तो उसके लिए आपको पूरा डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। खैर अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया है, एग्जाम्पल भी एक सॉल्व करेंगे इसकी। अच्छा, इसी तरह जो है अगर आप किसी और मेथड 3/3 के लिए निकालना है तो पहले काम करते हैं हम, कुछ जो को फैक्टर के मेथड से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो बगैर को फैक्टर के मेथड के भी हो सकते हैं, यानी अब तक जो हमने सीखा उससे भी सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से भी नहीं बल्कि 17 से जो है वो को फैक्टर का मेथड आ रहा है। तो हम पहले 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, -5 का डिटर्मिनेंट, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यू होती है वही इसका डिटर्मिनेंट होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी -5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डिटर्मिनेंट बी होगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, 3 के लिए क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, -32 में जब 6 को ऐड करेंगे तो हमें माइनस का 26 मिलेगा। अच्छा जी, अब ये माइनस का 26 हमारा डिटर्मिनेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन 4 का भी डिटर्मिनेंट निकलेगा। क्वेश्चन 4 के लिए आप क्या करेंगे, -7 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। तो अब सिंपल वही सारा मेथड हम यूज़ करेंगे कि -7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलता है, माइनस का 56, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 होता है। तो -56 में हमने ऐड किया 48, तो हमें आंसर मिलता है माइनस का 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो चलिए 5 भी देख लेते हैं। 5 का आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 28 ही होगा, सिंगल एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट का आंसर -a ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही 1 होता है, लेकिन आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हम पूरे मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, -0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे उसका कुछ भी ऑर्डर हो, 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3, 4/4, 5/5, सबका डिटर्मिनेंट आप मालूम करेंगे, हमेशा 1 आंसर मिलेगा। अच्छा जी, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस a मल्टीप्लाइड बाय a, 0। एक प्रॉपर्टी भी आपको यहीं पर मैं साथ साथ बताता चलूँ, वैसे प्रॉपर्टीज़ अलग से भी मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 1 2 6, अब यहाँ से दोबारा आपको 2 3 4 मिल जाए तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, लाजमी 0 आएगा, आप बगैर कैलकुलेशन के भी लिख सकते हैं। खैर अब इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं हम उसी मेथड से। 3/3 वाला अभी को फैक्टर हमने नहीं सीखा है, को फैक्टर की तरफ बाद में आएंगे। अच्छा जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। 2 4 3 -6 0 -2 10 -2 8, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को एक बार दोबारा लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम इज़ 2 4 3 एंड सेकंड कॉलम इज़ -6 0 एंड -2। तो मेथड क्या होगा, पहले प्राइमरी डायगोनल लेते हैं, 2 0 8, 6 -2 और 3, 10 4 और -2, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 8 पहले लिख लेते हैं, चले थोड़ी सी जगह ज़्यादा चली जाएगी, वैसे डायरेक्ट में 0 लिखने का सोच रहा था। अच्छा, प्लस -6 इंटू -2 इंटू 3,
प्लस 10 × 4 × -2। ये सारे प्राइमरी डायगनल्स हमने मल्टीप्लाई कर लिए। अब सेकेंडरी डायगनल्स की बात है। अच्छा, मैं भी जब स्टूडेंट होता था तो भूल जाता था प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी डायगनल किसको कहते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखें, ये सेकेंडरी डायगनल ऐसे ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, और ऊपर हमेशा आसमान होता है, आसमान स्काई एस से आता है, तो इस तरह याद रख सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं उसे सेकेंडरी डायगनल कहते हैं, और प्राइमरी हमेशा नीचे की तरफ आता है। खैर, तो ये हमने प्राइमरी डायगनल्स निकाली। अब सेकेंडरी डायगनल्स के प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो सेकेंडरी डायगनल के प्रोडक्ट हैं 3 × 0 × 10, और माइनस मेरे पास स्पेस नहीं है तो नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ। और -2 × -2 × 2, और -8 × 4 × -6। अच्छा जी, तो 2 × 0 × 8 0 ही होगा, प्लस 6 × 2 × 3, 6 × 2 = 12, 12 × 3, 12 × 3 36 होता है। पॉजिटिव 36 आ गया। माइनस माइनस इसलिए कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 × 4 40, 40 × 2 80, -3 × 0 × 10 0 ही होगा। और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 4 × 8, माइनस माइनस प्लस, और 8 × 4 × 6 मिलता है 192। 192, यस, 8 × 4 × 6 इज़ 192। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 192 में से माइनस करते हैं 8, फिर 80, और प्लस करते हैं 36, तो हमें आंसर मिलता है 140। ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं पर ही साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ कम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि आंसर किस तरह वेरीफाई करें, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके, तो आंसर पीछे हैं, इवन के नहीं है। तो मैट्रिसेस के मामले में बहुत ही आसान है, आप एक्सेल में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि डिटर्मिनेंट के आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा तरीका है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए जी, मैट्रिक्स आप जैसे नॉर्मली एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसी तरह आपको बने हुए मिल रहे हैं। आप सपोज मैं एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 5 4 3। अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है इक्वल टू एम डी। ये जैसे ही थोड़ा सा लिखूंगा वो खुद ही आ जाएगा, एम डिटर्म। एम डिटर्म का मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ब्रैकेट, अब मैट्रिक्स कौन सा है, आप माउस से क्लिक करके पूरे सारे सेल्स को सिलेक्ट कीजिए कि ये वाला मैट्रिक्स है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड एंटर प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उनके डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। जैसे कि सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है, -7 12 -4 और 8। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -7 12 -4 एंड 8। ठीक है जी, तो इक्वल एम डिटर्म, और ये सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए, -8 आंसर आ रहा है, और हमने भी सॉल्व किया था तो -8 ही आंसर आ रहा था। क्वेश्चन 9 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 -6 एंड 10, 2 -6 10, 4 0 एंड -2, 4 0 एंड -2, 3 -2 एंड 8। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल मैट्रिक्स। दोबारा से निकालते हैं, इक्वल एम डिटर्म ऑफ दिस होल मैट्रिक्स 140। और हमने भी सॉल्व किया था, गालिबन यही आंसर आया था जी, बिल्कुल 140 ही आया था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। ये जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, इसी तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
जो हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी 9.2 9.3 में क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया था, पहली रो को दूसरे रो से, वो पूरा मेथड आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर दे देगा। सपोज़ मेरे पास बल्कि 9.2 जो हमने 9.3 या 2 के क्वेश्चंस किए थे वो यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनको सॉल्व करके देख भी लेते हैं, उनके आंसर से यहाँ डायरेक्टली मैच हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन 22 करते हैं हम। 22 में देखें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 12 4 -2 कॉलम्स में, 12 4 -2 0 0 15 0 0 15, ये पहला मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स है 7 12 8 -4 7 12 8 -4। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा आपको ये मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें जो जो पहला मैट्रिक्स है इसके कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3/2। और इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 3/2 के आंसर में होगा। तो 3 रो एंड 2 कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम। वो इसलिए किया कि जो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स का आंसर होगा वो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू एम मल्ट। एम मल्ट मीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है, पहला मैट्रिक्स ये वाला है, कॉमा प्रेस करें। फिर दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, दूसरा मैट्रिक्स ये वाला है। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल और शिफ्ट दबा रहना चाहिए, फिर एंटर होना चाहिए। अच्छा, 3/2 था, मैंने 2/3 गलती से सिलेक्ट किया था। दोबारा से करते हैं इसे। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स अब सिलेक्ट कर लिया मैंने। इक्वल टू एम मल्ट, और पहला मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास, कॉमा दूसरा मैट्रिक्स ये रहा, और आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट के बाद एंटर प्रेस करना है, और ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गए हमारे पास, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी वही है, 84 144 28 106 एंड -84। तो जितने बड़े बड़े भी मैट्रिक्स हों, 10/10 का मैट्रिक्स हो, वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। और दूसरी अच्छी बात ये कि अगर आपको ये नहीं पता कि कितनी रोज़ कितनी कॉलम आनी, आप भले कोई बड़ा सा स्पेस सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना बड़ा स्पेस सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अब लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब बाकी जो एन है उनको आप इग्नोर करें, ये आपके मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, 3/2 का इसका आंसर होगा, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि पहले से ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो खैर, उम्मीद है ये बहुत ही हैंडी टूल होगा, आपको ये सीख कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब वापस चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। हमने सीख लिया कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। एक और निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, ताकि और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ और फिर कोफैक्टर मेथड की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन उम्मीद है इससे बहुत कुछ सीखा होगा आपने। क्वेश्चन 12 करते हैं। खैर, अब तो कोई भी क्वेश्चन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्सेल से आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 में हमारे पास हैं 3 2 1 10 -6 -3 3 -6 एंड 8। अब पहले और दूसरे कॉलम को एक बार फिर से लिखेंगे, 3 2 1 10 -6 -3। अब प्राइमरी डायगनल्स, 3 -6 एंड 8 10 -6 एंड 1 3 2 एंड -3। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 -6 8 प्लस 10 -6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू -3। सारे प्राइमरी डायगनल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंडरी डायगनल्स माइनस होते हैं हमेशा, तो सेकेंडरी डायगनल्स को हाईलाइट भी कर देते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी डायगनल्स आ गए, और ये होंगे
1 इंटू माइनस 6 इंटू -3 और -3 इंटू -6 इंटू 3 -8 इंटू 2 इंटू 10। अच्छा, आपको अगर किसी और तरीके से भी सिखाया गया, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। वो को फैक्टर वाला मेथड अब आगे आने वाला है, जिसमें एक एलिमेंट को रख के बाकी सारे को छुपा देते हैं। वो सब अभी हम अगले को फैक्टर मेथड में ही सीखेंगे, लेकिन ये हैंडी है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे। अच्छा जी, अब 3 इंटू 6 इंटू 8, 3 इंटू 6 इंटू 8 करते हैं तो आंसर आता है 144 नेगेटिव में। प्लस माइनस माइनस होता है तो पहले ही माइनस लगा देते हैं। 10 इंटू 6 इंटू 160 होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 6, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 18, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 × 6 × 3, 363 इज 54, और लास्ट में 8 2 16, 16 टाइम टाइम इज 160। तो इसे सॉल्व करते हैं। 144 माइनस में है, उसके बाद है -60, देन -18, देन +18, देन -54 एंड -160। तो आंसर आता है माइनस का 418। ठीक है जी, चेक करते हैं एक्सेल में क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं। खैर, ये आंसर ना भी आया तो उसका मतलब मैंने गलती की है, एक्सेल गलत नहीं बताता। 3 10 3, 2 -6 and -6, 2 -6 -6, 1 -3 and 8। जी, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल टू m डिटर्म, और ये पूरा मैट्रिक्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, माइनस का 418, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं इसी को कॉपी करके एक बार फिर से पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दो मैट्रिक्स होंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की। एक मैं न्यू पेज ले लेता हूँ ब्लैंक, उसमें लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन रो और कॉलम आर ज़ीरो देन द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ठीक है जी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी। वेरीफाई करते हैं, अगर मैं इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो बना दूँ तो देखिए आंसर ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि एक्सेल का ये फ़ायदा है ना, आप मैट्रिक्स चेंज करें आपको डिटर्मिनेंट फ़ौरन फ़ौरन मिल जाए, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है। तो पहली सिंपल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो रोज़ को आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक, दो रोज़ को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इफ़ टू रोज़ और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मीन्स एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, then the sign of determinant changes, then the sign of the determinant changes। इसका मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से वही 3 10 और 3 की शक्ल में ले आता हूँ, देखें दोनों ऊपर वाला डिटर्मिनेंट और नीचे वाला डिटर्मिनेंट दोनों के आंसर सेम है। अब मैं काम करता हूँ, एक रो को एक कॉलम के साथ चेंज करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 -6 एंड -3 यहाँ लिखता हूँ, और 3 2 1 को यहाँ ले आता हूँ। तो अब देखें, एक कॉलम को अगर मैंने दूसरे के साथ चेंज किया, पहले को दूसरी की जगह लिखा, दूसरे को पहले की जगह लिखा है, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया है। पहले -418 आ रहा था, +418 आ गया। इसी तरह कॉलम में भी होता है, यानी कि अगर 3 10 3 को मैं ऊपर ले जाऊँ, ऊपर है उसको नीचे ले आऊँ, और 2 -6 एंड -6 यहाँ लिख दूँ, और 3 10 3 यहाँ लिख दूँ,
तो अब भी देखें, पहले माइनस का 418 था, पॉजिटिव 418 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक साथ दो चेंज कर लिया, यानी पहले एक बार एक रो को दूसरी रो के साथ चेंज किया, फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ चेंज किया, तो फिर वही दो बार, यानी एक बार माइनस होगा फिर प्लस हो जाएगा, तो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएंगी वैल्यूज। खैर, उम्मीद है ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर, देन डिटर्मिनेंट इज कांस्टेंट टाइम दैट नंबर। इसका मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, कि मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, के टाइम्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, या फिर आप वहाँ से कोई कॉमन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसको आसान अल्फाज में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज़ मैं पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बाकी सबको नहीं। एक तो होता है ना सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, मैं सिर्फ पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 4 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये भी -12 हो जाएगा। तो आप देखें, पूरा आंसर पहले 418 पॉजिटिव था, अब 836 आंसर आ रहा है, मीन्स डबल हो गया। ठीक है, इसमें भी देखें, अगर ये 3, 10 और 3 है, तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 5 ज़र 15, और 50 और 15। तो वो जो 4 हमारा पुराना आंसर था, पुराना आंसर क्या था मैं भूल गया, इसको मैं दोबारा से करेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आंसर था वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, आसान अल्फाज में, वक्त बचाने के लिए। ठीक है जी, तो जो भी, अगर आप देख रहे हो कि किसी रो में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, आप वो कॉमन नंबर निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर यूँ लिखा हुआ है 8 6 4, और बाकी यहाँ पर ABCDEF कुछ भी नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, आप 2 कॉमन ले लें। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2, और ये बाकी वैसे ही रहेंगे अपनी जगह पर। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पहली रो में हो, दूसरी रो में भी हो सकता है, तीसरी रो में भी हो सकता है, और सिर्फ रो में नहीं बल्कि कॉलम में भी हो सकता है ये अमल। तो खैर, ये जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस का होता है, उनको ये प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं, उन्होंने पढ़ी होती हैं। लेकिन जो जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से होता है, या फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत कुछ इससे जो है आप चेंजिंग ला सकते हैं। उससे आपको बहुत टाइम बचता है। अभी हम आगे को फैक्टर का मेथड सीखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ा सा मैट्रिक्स देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन असल में उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो आपका डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी से निकल आता है। अच्छा जी, खैर, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एनी रो और कॉलम इज एडिड टू अनदर, the value of determinant does not change. If any row or column is added to another, the value of determinant does not change. इससे क्या मुराद है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। देखें जी, मैं यही वैल्यूज़ दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जी, तो अब हमारे पास देखें, पहले क्या है, 2090 नेगेटिव में डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब अगर मैं सेकेंड रो को थर्ड रो में ऐड कर लूँ, मीन्स 2 में 1 ऐड करूँगा तो ये 3 बन जाएगा, -6 में -3 ऐड करूँगा तो -9 बन जाएगा, 8 में -6 ऐड करूँगा तो 2 बन जाएगा। तो अब देखिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर फिर भी वही है, डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप एक कॉलम में दूसरा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स मैं ये चाह रहा हूँ कि मिड वाले कॉलम में पहला कॉलम ऐड कर लूँ, तो 50 + 15 65 हो जाएगा, -6 + 2 -4 हो जाएगा, -9 + 3 -6 हो जाएगा। तो अब भी देखिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिटर्मिनेंट अभी भी -2090 ही आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद वो जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको याद होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सिखाया हुआ है, उसमें भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को ही हम यूज़ करके जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया है पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें अगर भूल चुके हैं तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अच्छा जी, इफ़ एनी रो इज़ k टाइम्स द अदर रो, देन डिटर्मिनेंट इज़ 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक रो है, सपोज ABCDEF, और एक रो है k टाइम्स A, k टाइम्स B, k टाइम्स C, तो इसका डिटर्मिनेंट लाजमी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ एक रो है हमारे पास 1 2 3, और एक रो है इसका कोई भी मल्टीपल, यानी कि सपोज़ इस पहली रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये 10 और ये 15। तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। क्यों, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं दूसरी रो से 5 कॉमन निकाल लूँ, तो फिर 1 2 3 1 2 3 ये सेम हो जाएंगे।
और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल सेम हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया भी था शायद किसी क्वेश्चन में ऐसा आया था हमारे पास। खैर यहाँ तक उम्मीद है ये समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, तो हमने एक्सेल से सीख लिया है कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, प्रॉपर्टीज सीख ली हैं। अब अगर हम को फैक्टर मेथड की तरफ जाएं तो को फैक्टर मेथड क्या होता है। किसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। को फैक्टर मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था, दोबारा से देखते हैं। अब क्वेश्चन 17 में कहा गया कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन 18 करते हैं हम। इसका हमें को फैक्टर चाहिए। तो 18 के लिए को फैक्टर, फिलहाल सिर्फ मैट्रिक्स की बात की जा रही है, डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ इस मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो इस मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालना है आपने। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आपको पहला को फैक्टर चाहिए तो आप ये पहली वैल्यू है, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो आपको 10 नज़र आ रहा है, 10 लिख दीजिए। और ये मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर 1+1 से। तो -1 की पावर 1+1 1 ही होता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 10 लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब दूसरी वैल्यू की बात है। अब जब यहाँ ये वाली पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, आप इसे हाइड कर दीजिए, -4 नज़र आ रहा है, तो यहाँ -4 लिख दिया मैंने। अब ये मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर, ये कौन सी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, तो 1+2। ठीक है जी, यहाँ भी लिख देते हैं, चले -1 की पावर 1+1। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर, ये कौन सी रो कौन सा कॉलम है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2+1 दूसरी रो पहला कॉलम। अब इसे भी हाइड कर दें, इसे भी हाइड कर दें, पहले क्लियर कर देता हूँ उसे मैं। अब इसे लिखें, इसे भी हाइड कर दें, इसे भी हाइड कर दें, -2। ठीक है जी, अब लास्ट क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो -1 की कॉलम, -1 की पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को अगर आप हटा दें तो -1 नज़र आता है, ये -1 लिख देते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, कोफैक्टर भी एक मैट्रिक्स ही होता है, याद रखिएगा। फिर उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं वो बात की बात। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1 की पावर 2, तो 2 ही 1 ही होता है, तो +10 आंसर आ गया। और -4, और इससे पहले -1 का क्यूब, तो -1 ही होता है, तो -4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +4 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, -1 का पावर नेगेटिव होगी और ये टू नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। -1 की पावर, ये 2+2 पॉजिटिव होता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़ाहिर एक क्वेश्चन से तो समझ नहीं आता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले हम चूज़ करते हैं 2 को। तो अगर आप चाहें तो हम इसके नीचे छोटे से इसके सब स्क्रिप्ट में, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं, इसके सब स्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं इनके नंबर से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालने के लिए -1, और इसकी पावर, इसका ऑर्डर क्या है, 1+1। ठीक है जी। अब जब आप इसे भी हाइड कर दें और इसे भी हाइड कर दें तो क्या बचता है, 8 10 2 एंड 8 10 2 एंड -2। ये आ गया आपके पास पहला एलिमेंट। ठीक है जी। अब हम 10 की बात करते हैं। जब आप ये 10 लिख रहे होंगे तो इस पहले तो होगा -1 की पावर 1+2। अब इसके रो को भी हटा दें, इसके कॉलम को भी हटा दें, तब आपको क्या नज़र आता है, 0 10 4 -2। ठीक है जी। अब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं। थर्ड एलिमेंट में आपको नज़र आ रहा होगा, पहले मैं लाइंस हटा देता हूँ। थर्ड एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं
तो -1 की पावर हो जाएगी, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो 1 + 3, और अब इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो आपको नज़र आएगा 0 8 4 एंड 2, 0 8 4 2। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले इसके सारे माइनर लिख देते हैं, उसको माइनर कहते हैं जो अभी मैं लिख रहा था, 1 की पावर को बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, तो अब ये ज़ीरो की बात है तो ज़ीरो के रो और कॉलम को हटा दें आप, तो आपको नज़र आएगा 10 -4 2 एंड -2। ठीक है जी, अब हम 8 की बात करते हैं, तो 8 के रो और कॉलम को हटा दें अगर आप, तो 8 के रो और कॉलम को हटाने के बाद 2 -4 4 एंड -2, 2 -4 4 एंड -2। सवाल बेसिकली मैट्रिसेस में प्रॉब्लम यही होती है कि सवाल बहुत लेंदी होते हैं, और अक्सर स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट की गलती नहीं होती बल्कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, पॉजिटिव थी नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव थी पॉजिटिव लिख दिया, कि जितना बड़ा सवाल होता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो 2 10 4 एंड 2 बच गया, तो 2 10 4 2। अच्छा जी, अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो के माइनर सब मैट्रिक्स को लिखते हैं हम, 10 -4 8 एंड 10। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ की बारी है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 -4 0 एंड 10। अब तीसरे की बारी है, तो हमारे पास 2 10 0 एंड 8। ठीक है जी, अब हम 1 की बात करते हैं कि 1 की क्या पावर होनी चाहिए। -1 सबसे पहले लगा देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये पूरा एक मैट्रिक्स ही होगा। तो लार्ज ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, मींस राउंड ब्रैकेट लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। अच्छा जी, -1 की पावर, ये 1 + 1 2 होती है, तो ये 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 -2 × 10 20। ठीक है जी, अब ये -1 की पावर 1 + 2 3, माइनस ऑड पावर आ रही है तो दायरा माइनस में ही आएगा। 0 × -2 0 होता है, 4 × 10 40 होता है। -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 इवन नंबर होता है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो जाए तो पॉजिटिव आंसर आता है, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। 0 × 2 0, -4 × 8 इज़ 32। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, -1 की पावर है 2 + 1, यानी ऑड पावर बनेगी तो माइनस में आंसर आएगा। 0 × 2 इज़ 0, माइनस माइनस प्लस, और 2 4 ज़ार 8। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं, पावर इवन बन जाएगी तो पॉजिटिव 1 आएगा। 2 × -2 इज़ -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ार 16। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही है, मींस पावर ऑड आ रही है, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, -10 4 ज़ार 40। अब इसी तरह यहाँ पर पावर इवन आ रही है तो पॉजिटिव 1 आएगा। 10 10 ज़ार 100, माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 4 ज़ार 32। ये माइनस माइनस प्लस मैंने इसे क्या कहा कि फॉर्मूले में भी माइनस है और वैल्यू के साथ भी पहले माइनस लगा, तो इसलिए 2 माइनस प्लस बन जाएंगे। और ये -1 की पावर 3 + 2 यानी -1 आ रहा है। 2 10 ज़ार 20, -0।
और ये 3 + 3 इवन आंसर है पावर इसका, तो 2 8 16 माइनस 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -16 और -20 माइनस का 36 बनता है। -40 और बाय माइनस है तो +40 बन जाएगा, -32 बन जाएगा। 8 इंटू -1 माइनस का 8, 16 -4 12 होता है। 12 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 ही आंसर आएगा। 4 -40 माइनस का 36 -1 से होगा तो प्लस का 36। 100 + 32 बन जाएगा 132। 20 -0 20 -20 आंसर आ जाएगा। और 16 -0 16 है तो ये 16 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। बहुत लेंदी था, खैर, लेकिन ये इन्वर्स में भी आपको काम आएगा। 3/3 का इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे तो उसमें भी काम आएगा ये। तो इसको कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि बात शुरू हुई थी डिटर्मिनेंट से और सर ने कोफैक्टर सिखाना शुरू कर दिया, ये क्या मसला है? मसला ये है कि डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका कोफैक्टर का मेथड होता है। तो कोफैक्टर का मेथड क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स को कोई भी रो अपनी मर्जी से चूज़ करें और उसको अपनी यहाँ सेम कॉरस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लाई कर दें। दैट मीन्स अगर जैसे क्वेश्चन 24 हमने किया था, मैं क्वेश्चन 24 के सामने उसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर लिख देता हूँ, अभी जो हमने निकाला था। -36 -8 और 132, -36 -8 132, 40 12 एंड माइनस का 20, 40 12 माइनस का 20, -32 36 एंड 16, -32 36 एंड 16। तो अब देखें, आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स भी है और जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है वो मैट्रिक्स भी है। तो इसका सबसे आसान तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का ये होता है कि आप किसी भी रो, अपनी मर्जी से कोई भी रो चूज़ करें। आप रो 1 चूज़ कर सकते हैं, रो 2 कर सकते हैं, रो 3। तो सपोज अगर आप रो 1 चूज़ कर रहे हैं तो उनको आप इनसे मल्टीप्लाई कर दें। दैट मीन्स कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -36 से, इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -32 से। इन आंसर्स को ऐड कर लें, आपको आपके डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हो सकता है। और अगर आप सेकंड रो लेना चाहें तो सेकंड रो को सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर थर्ड रो लेना चाहते हैं तो थर्ड से करना पड़ेगा। सवाल ये कि कौन सी रो लेनी चाहिए, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी कौन सी रो लेनी चाहिए जिसमें सब ज़्यादा जीरोज़ हों वो लेनी चाहिए, या छोटे नंबर हों वो लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं फर्स्ट रो के बजाय सेकंड रो को चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें एक ज़ीरो आ रहा है। एक ज़ीरो आ रहा है तो ऑलरेडी वो ज़ीरो को तो ख़त्म ही कर देगा, तो 8 और 10 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सिर्फ इन्वर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? सॉरी, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या हम इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है तो जो रो मैं चूज़ कर रहा हूँ सिर्फ उसी रो के कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकालूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सेकंड रो ही चाहिए, तो सेकंड रो के ये 3 एलिमेंट तो हैं, सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ निकालूंगा, पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं। ठीक है जी, को फैक्टर मैट्रिक्स पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपको को फैक्टर मैट्रिसेस बनाने, इसलिए हमने ये इतना लंबा प्रोसेस किया था। सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना हो, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस देखें। यहाँ पर फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4/4 का मैट्रिक्स है। अब 4/4 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सवाल ये है कि कौन सी रो चूज़ करेंगे या कौन सा कॉलम, मतलब कॉलम भी चूज़ कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रो को ही करें। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं चूज़ करूँगा कॉलम नंबर 4। मीन्स मैं इसका जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर जो भी होगा, मैं उसके सिर्फ ये वाले एलिमेंट 4 निकालूंगा, बस पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले 4 भी नहीं, बल्कि सिर्फ ये वाला निकालूंगा। उसकी वजह ये है कि जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आना ना भाई, तो इतनी मेहनत क्यों करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालूंगा, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शॉर्टकट था, छोटा सा। तो मतलब वरना तरीका क्या होता कि आप पूरा को फैक्टर मैट्रिक्स निकालें, और अगर आप पहली रो चूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो सिर्फ ये होता है ना कि एक बस एक ही मेथड फॉलो करना है, तो फिर तो ये हो सकता है कि आप को फैक्टर मैट्रिक्स निकालें इसका, वो भी 4/4 का होगा। और फिर उस 4/4 के को फैक्टर मैट्रिक्स
कि कोई भी रो सेलेक्ट कर लें। आमतौर पर स्टूडेंट पहली रो ही सिलेक्ट करते हैं, तो पहली रो सेलेक्ट करें, उसको पहली रो के सारे एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर लें, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीका क्या, अभी जो मैंने बताया। खैर सॉल्व करते हैं फिर समझ आएगा। तो मुझे इसके को फैक्टर मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कॉलम की वैल्यूज चाहिए। तो ये क्या है, ये देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम,